एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 146 यानी 146 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, फी फेंगयुआन जो था वो यहाँ पे आ चुका था साउथर्न बॉर्डर के अंदर। साउथर्न बॉर्डर के अंदर सारी बातचीत चल रही थी सीधा का सीधा ड्रीम रेलम के बारे में कि यहाँ पे ड्रीम रेलम आ चुका है, इसको सील्ड कर दिया गया है राइटियस पाथ में ताकि कोई अंदर जा ना सके। लेकिन हमें क्या पता चलता है, वो क्लैन वाले तो अपनी अलग ही बकैती करे जा रहे हैं भाई। वो लोगों ने अपना बिजनेस खोल रखा है जिससे वो स्ट्रेंजर्स तक को ड्रीम रेलम के अंदर एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं। उनकी साइड से एक्सक्यूज़ ये था कि हमें भी नहीं पता ड्रीम रिलम क्या है, हम अपने बंदे खो नहीं सकते, इससे अच्छा है कि इन बाहर वाले बंदों को भेजो, ये एक्सप्लोर करेंगे, बाद में हम इन्हें लूट लेंगे अगर कुछ मिलता है तो। अदरवाइज़ इनकी मौत होगी तो इनकी होगी, हमारे बंदे और नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि भाई जब ये तियान माउंटेन की बैटल हुई थी भाई, जब स्पेक्ट्रा सोल डीमन वनरेबल आया था, उसने कुत्ता बना दिया था पूरे साउथर्न बॉर्डर का। इतने खतरनाक लेवल के एक्सपर्ट जितने भी थे यहाँ पे साउथर्न बॉर्डर के अंदर, सारे के सारे मर गए। तो सारे के सारे क्लैन्स की पावर डाउन हो गई थी। इसी चक्कर में ये लोग ऐसा कदम उठा रहे थे वो क्लैन वाले। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे राइटियस फोर्स थे वो ऐसा नहीं कर रहे थे। दूसरे राइटियस फोर्स का ये कहना था कि भाई इन वो क्लैन वालों को करने दो, जो कर रहे हैं करने दो, और एंड में फ़ायदा होगा तो होगा, वो हमारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही लोग बिज़नेस कर रहे हैं अपना। एंड में जब ड्रीम रेलम को बाँटने की बात आएगी, ये हिस्सा मेरा, वो हिस्सा मेरा, तब तब जितने भी हमें ये राइटियस फ़ोर्स है ना, हम कुछ परसेंट ज़्यादा लेंगे इस वू क्लैन से। क्यों लेंगे ज़्यादा? एक तो इनका सुप्रीम एल्डर, इनके पास ना 2-2 बंदे हैं रैंक 8 के, 2 रैंक 8 के बंदे, तो इनकी पावर बहुत ज़्यादा है। एक तो मरण को हो रहा है, पूरा ख़त्म पे है, बिल्कुल ख़त्म पे है वो, एकदम मरने वाला है। लाइफ स्पैन को उस पे असर करेगा नहीं, क्योंकि बचपन में भाई उसने मतलब कर लिया होगा कोई खतरनाक लेवल की चीज़ें यूज़ करी होंगी अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, तो अब उसके ऊपर लाइफ स्पैन को यूज़ नहीं होता, तो वो मर जाएगा। इनकी पावर डाउन, बाद में हम इन्हें फ़ोर्स करेंगे कि भाई तुमने तो अपना बिज़नेस चलाया, तुमने तो अपना ये सब करा, तुम खेलो, तुम जानो भाई, हमें क्या, हमारा ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, तुम्हें तो फ़ायदा पहले ही हो चुका है। ये सब सी चल रहा था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। वूडूशी धीरे से अपनी आंखें खोलती है, कहती है एक नया दिन। उसने सोचा एक रैंक 8 इमॉर्टल गो उसके घर के अंदर उड़ रहा है। फूड पाथ का इमॉर्टल गो, मेडिसिन फ्रेग्रेंस इसका नाम था। ये एक हीलिंग गो था जिसका मतलब जो स्मेल थी ना पूरे घर में ना एकदम फैली हुई थी। लेकिन वूडूशी की बॉडी से निकल रहा ये जो मतलब सड़ाने वाली स्मेल इतनी तेज थी कि वो फ्रेग्रेंस उसे छुपा ही नहीं पा रही। यानी ये जो लौंडिया थी बड़ी गंदी थी, एकदम नहाती वहाती नहीं थी, एकदम बहुत गंदी बदबू आ रही थी इसके अंदर से। और दोनों स्मेल्स मिलकर एक भयानक सी कुछ गंदी सी टट्टी बना रहे थे। यानी बहुत बहुत सूखी टट्टी प्लस गीली टट्टी, और इन सबको मिक्स करके कुछ खतरनाक बना दो, वैसा कुछ बदबू थी, बड़ी खतरनाक। हर गुज़रता दिन मतलब एक दिन कम होना। वूडूशी जानती थी कि उसका एंड करीब है। वो बेड पर लेटी हुई थी, बाहर के जितना भी मतलब चीज़ें थी, बाहर का जो भी मंज़र चल रहा है उस सबको देख रही थी, और दिल में थोड़ा बहुत शांति भी थी। कभी जब वो रैंक 6 गो इमॉर्टल थी, उसे एक डेमोनिक पाथ कल्टीवेटर ने मतलब उससे प्यार हो गया था। उसने फँसाया है, जो भी करा, लेकिन प्यार हो गया। ओकलैंड ने उसे पनिश किया, इसी घर में 15 साल के लिए बंद कर दिया। पर वही उसका किस्मत का मौका था। इस घर में वो पुराने इंसेक्टर का इनहेरिटेंस छुपा हुआ था। वुडूशी ने उसे पा लिया और चुपके से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया। वो अपने लवर से मिलने के लिए एक ब्लेसलैंड यूज़ करती है। वो क्लैन के इमॉर्टल्स सोच भी नहीं सकते थे कि वुडूशी उनकी आँखों के सामने रूल तोड़ रही थी। वो उसकी ज़िंदगी के सबसे खुशी वाले पल थे, खुशी वाले साल चल रहे थे। वो एक यंग, सुंदर और थोड़ी-सी बेवकूफ़ लड़की थी। उसे दुनिया के दिखावे और लोगों की धोखेबाज़ी का कोई अंदाज़ा नहीं था। टाइम बीतता गया, हज़ारों साल बाद वुडूशी वापस इसी घर में आई। अब वो एक बूढ़ी और थकी हुई औरत हो चुकी थी, जिसका जीवन एकदम अंतिम मोड़ पे था। शायद यही वो एक रैंक 8 की बंदी है जो मरने वाली है, वो क्लैन की बंदी है, यही मर रही है। उसकी एकदम धुंधली आँखें ऐसे लग रही थी जैसे वो समय के साथ अब बस होता है ना, एंड का टाइम आ गया, एकदम एंड करीब है, समय के पार देख रही हो, वापस उन्हीं दिनों में जी रही हो जो कभी जिया करती थी खुशी से, ऐसे ही। घर की खिड़की खुली थी, हवा के साथ एकदम फूलों की खुशबू अंदर आ रही थी। एक जवान लड़की, खूबसूरत आँखों में साफ पानी जैसी चमक, और गाते हुए घर के एकदम भाई एकदम साफ कर रही थी, थोड़ा मतलब अपना सब काम-वाम भी कर रही थी। तभी क्या होता है ना, खुशी इतनी आसान थी, लेकिन उम्र के साथ ना वो खुशी भी ना खो गई, और उसका जो पहला प्यार अब याद भी नहीं, उसे पता ही नहीं वो। उसका चेहरा धुंधला पड़ चुका था, वो दर्द उसने मतलब दिया था, और वो अब तक हवा के साथ उस दर्द को भी भुला गई थी। लेकिन क्या होता है, क्रीक आवाज़ आती है, दरवाज़ा धीरे से खुला। वुडूशी ने मुश्किल से सर घुमाया और पर्दे के पीछे एक ना पहचाना सा चेहरा दिखा। वो हैरान नहीं हुई, उसने खुद ही उसे अंदर आने दिया था।
वो क्लैन की फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होने के नाते बिना उसकी परमिशन के कोई अंदर आ ही नहीं सकता था। वो कहती है तुम आ गए। वो ऋषि ने बस हल्की आवाज में बोला। वो आदमी जमीन पर घुटनों के बल आ गया। वो कहता है मैं आपके दर्शन के लिए ही तो आया हूँ, मतलब आपके पास ही तो आया हूँ। माँ यानी मदर है ये इसकी। वो एक मिडल एज्ड आदमी था, नॉर्मल सा चेहरा पर तेज आंखें और एक डार्क ऑरा। वुडूशी ने कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है एक बात कहने के लिए। तुम्हारा एक छोटा सा स्टेप ब्रदर है जो ईस्टर्न सी में पैदा हुआ। वो ग्लैन की सारी चीज़ें मैं तुम्हें देती हूँ, पर मेरी पर्सनल इनहेरिटेंस वो उसे मिलेगी, समझे? वो आदमी झुक गया, कहता है ये बेटा समझ चुका है जो आप कह रही है मदर। और वुडूशी ने कहा अब चले जाओ। वो ध्यान से खड़ा हुआ, पीछे थोड़ा मतलब पीछे हटा और दूर मतलब थोड़ा-सा दूर गया, फिर पास पहुँचा दरवाजे के, दरवाजे को बंद करा और वहाँ से एकदम चला गया। पर जैसे ही वो अपने इमॉर्टल गू हाउस पहुँचा, उसका चेहरा बदल गया। वो कहता है माँ पागल हो गई है? मौत के टाइम पे भी उस हरामी को वापस बुला रही है। वो बास्टर ईस्टर्न सी में ही क्यों रहता है, हैं? मुझे विरासत के लिए लड़ना क्यों आएगा, हैं? क्यों आएगा वो इधर? उसका गुस्सा एकदम भाई फूट पड़ा था। वो भाई एकदम बहुत गुस्सा था। वो एक हेंच बंक रैंक 7 गो इमॉर्टल ने यहाँ पे सॉरी वो एक नहीं था रैंक 7, इसका एक बंदा होगा, एक साथी। उसने बोला मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, हेल्थ खराब हो जाएगी। मिडल एज्ड आदमी जो था इमॉर्टल ने उसकी उसको ही लात मार दी। कहा माँ की ताकत उसके वाइंड पाथ इमॉर्टल गू से आती है। अगर वो गू से बास्टर्ड को दे दिया तो मैं रैंक 8 होने का क्या फ़ायदा? अच्छा तो ये जो बंदा है ये दूसरा रैंक 8 है, यानी इसकी जो माँ थी वो रैंक 8 थी और ये बंदा रैंक 8 है। तो एक तो ये हो गया, इसकी माँ मर जाएगी, लेकिन इसको दुःख इस बात का हो रहा है क्योंकि इसका एक स्टेप ब्रदर है, उसको उसकी इनहेरिटेंस मिल जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इनहेरिटेंस लेकिन जायदाद इसकी है, बस इनहेरिटेंस उसको चली जाएगी वो वाली, मतलब पावर वाली इनहेरिटेंस, और बाकी जो क्लैन वाली जायदाद है, जितना भी इनहेरिटेंस है वो इसको ही मिल रही है। तभी देखते हैं आगे क्या होता है। बा क्लैन, ताई क्लैन, शां क्लैन हमेशा हम पे हावी रहेंगे, ये कहता है। वो कहती है क्लैन के सारे रिसोर्स मुझे मिलेंगे, पर मुझे रिसोर्स ही नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो इमॉर्टल गू था, स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, लेकिन वो उसे दे रही है। वो गुस्से में इधर-उधर चलने लगा। हैंच-बंग जो इसका साथी था, सॉरी मतलब इसका माल नौकर जो होगा, क्योंकि ये मास्टर कह रहा है जो भी है, वो कहता है मास्टर हम उसे खत्म भी तो कर सकते हैं। मिडल एज्ड इमॉर्टल रुक गया और थोड़ी-सी अपनी मतलब वो जो होता है आईब्रोज को सिकोड़ लिया। तो कहता है, "तुम कहना क्या चाहते हो?" वो कहता है, "बिल्कुल, फर्स्ट एल्डर को सिर्फ़ 2 बातें मतलब 2 चीज़ें पता है, आप और ईस्टर्न सी वाला, ठीक है? 2 ही लोग हो। अगर वो मर जाता है तो सीधी-सी बात है ना, वो सब कुछ आपका हो जाएगा, इनहेरिटेंस आपकी।" मिडल एज्ड गू इमॉर्टल का चेहरा थोड़ा-सा पसीने में आ गया। वो कहता है, "नहीं, अगर माँ को पता चला, तो मैं तो खत्म ही हो जाऊँगा।" वो काँप गया, फिर बोला, "छोड़ो यार, छोड़ो ये सब चीज़ें छोड़ो। वो सिर्फ़ एक रैंक 7 है, वो क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा अगर इनहेरिटेंस भी मिल गई तो।" हेंच-बंग जो उसका साथी था फिर से कहता है, "आप ऐसे मत सोचिए मास्टर, अगर उसे फर्स्ट एल्डर के इमॉर्टल वो मिल गए, सोचो वो रैंक 7 है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रैंक 8 बदल गया तो? यहाँ पे आ गया फिर तो?" मिडल एज्ड इमॉर्टल ने नाक को थोड़ा-सा और मतलब कॉन्फिडेंट हुआ कहा, "इवन अगर उसके पास रैंक 8 इमॉर्टल गू हो, उसके दामाक मेरे बराबर थोड़ी ना है। वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बस 2 रैंक 8 गू का अफ़सोस रहेगा मुझे हमेशा कि वो मेरे को नहीं मिले, उसको मिल गए बस।" हैंच-बंक ने एक इविल स्माइल दिया, कहता है, "मास्टर आप बस पनिशमेंट से डरते हो यार। हमें खुद हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। बा क्लैन, ताई क्लैन, ची क्लैन सब हमसे नफ़रत करते हैं। अगर हम उनके मतलब उसके ट्रैवल रूट की इन्फो लीक कर दें, तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो खुद ही मार देंगे वो सारे क्लैन वाले। हम फ़ायदा उठा लेंगे कि हमने तो देखो कुछ नहीं करा, वो लोग आए पता नहीं कैसे लीक हो गई।" मिडल ईस्ट गुई मॉडल की आँखें जो था यानी बेटा भाई इसकी आँखें तो चमक गई। ये कहता है शानदार प्लान, शानदार! शू ताऊ तू तो मेरा बेस्ट साइड है, मतलब एक बहुत बढ़िया अलाय है। जब मैं फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बनूँगा ना, तुझे पक्का इनाम दूँगा। शू ताऊ इमोशनल हो गया। ये वही बंदा था हेंचबंक इमॉर्टल, इसको यही कहते हैं हेंचबंक इमॉर्टल। तो इसका नाम शू ताऊ था। शू ताऊ एकदम इमोशनल हुआ, कह रहा मास्टर आपके लिए तो काम करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, और क्या चाहिए मुझे? मक्खन लपेट दे तू। मिडल एज इमॉर्टल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया, कहा इमॉर्टल वो हाउस के अंदर दोनों मास्टर और ये दोनों थोड़ा बहुत बोला तुम बहुत बढ़िया हो, और दोनों खुश हुए, आपस में बात कर रहे और बहुत खुश दिख रहे थे, यानी शायद ये पक्का ये प्लान निभाएँगे जो इन्होंने बोला है। तभी श्रू ताऊ आगे कहता है, मास्टर टाइम बहुत कम है, क्या मैं अभी तैयारी शुरू करूँ? वू योंग कहता है, हाँ जाओ, तुम सँभाल रहे हो तो मुझे फ़िक्र ही नहीं। और अब पता चल गया ये जो बेटा था इसका नाम है वू योंग, और जो इसका साथी है जिसका हेंचबंग नाम था उसका नाम था शू ताऊ, तो इन दोनों का नाम है याद रखना।
शूताओ कहता है, शूताओ जैसे ही इमॉर्टल वो हाउस से निकला, उसकी आँखों में एक डार्क शार्प लाइट चमकी। वो कहता है, हाँ, इतनी मेहनत के बाद आखिर वू योंग को मना ही लिया। अब अगर मैं उस मतलब इल्लेजिटिमेट चाइल्ड यानी वो जो गैर सन यानी अरे यार क्या बोलते हैं स्टेप ब्रदर उसको मैं उस सन को मार दूँ, इन्फो लीक कर दूँ, तो मुझे कोई ढूँढ भी ले तो वू योंग मुझे बचा ही लेगा क्योंकि मैं उसका साथी हूँ। मेरी असली आइडेंटिटी कभी एक्सपोज़ ही नहीं होगी। असली में ना जो शू ताओ था सिर्फ़ वू योंग का सर्वेंट नहीं था, वो एक्चुअली बा क्लैन का स्पाई था। वू क्लैन में घुसा हुआ उसका सबसे बड़ा हाई लेवल एजेंट था। यानी देख रहे हो कितना खतरनाक बंदा एजेंट बा क्लैन का। बा क्लैन खतरनाक है यार। साउथर्न बॉर्डर का सीन बिल्कुल अलग था नॉर्थर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट से। यहाँ राइटियस पाथ फोर्सेस में वो क्लैन सबसे पावरफुल था। एक टाइम पे उनके पास 3 रैंक 8 वाले इमॉर्टल तक थे और इतिहास में हर दौर में उनके क्लैन में कम से कम 1 रैंक 8 तो होता ही होता था। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ ज़िंदगी में कभी रैंक 8 से नीचे कोई हो। हमेशा एक रैंक 8 का बंदा हुआ ही है और अपने पीक के टाइम पे तो 3-3 रैंक 8 के बंदे थे इनके पास। अब वू डूशी अपनी मौत के करीब थी यानी अब एक लौंडिया मर जाएगी इसके यहाँ की यानी इसकी माँ मर जाएगी। तो अब 2 ही बच सॉरी 1 ही बचेंगे क्योंकि अभी 2 हैं 1 बचेंगे। वो सॉरी मतलब वू योंग रैंक 8 तो था पर उतना टैलेंटेड नहीं था। बाकी राइटियस पाथ रैंक 8 के मुकाबले वीक था। उसका हाफ ब्रदर वो यी है बहुत टैलेंटेड माना जाता था। ईस्टर्न सी में एक लोन कल्टीवेटर होने के बावजूद उसके पास ज़बरदस्त बैटल स्ट्रेंथ थी। वो वहाँ के इमॉर्टल वर्ल्ड में बहुत मशहूर था। अगर वू यी है को मार दिया जाए यानी वू यी को मार दिया जाए तो सिर्फ वो क्लैन कमज़ोर नहीं पड़ेगा बल्कि वू योंग की रेपुटेशन भी टूट जाएगी। क्लैन के अंदर कन्फ्यूज़न डिस्टर्बेंस भी पैदा होगी और इसी के साथ शू ताओ निकल पड़ा कि यही सब मुझे करना है। कुछ दिनों बाद 3 गो इमॉर्टल एक मियाज़मा रीजनल वॉल से गुजरते हुए ट्रैवल कर रहे थे। आवाज़ आती है, एल्डर ज़ैंग कहता है, यंग मास्टर हम ऑलमोस्ट रीजनल वॉल क्रॉस कर चुके हैं। ये लास्ट हर्डल है यानी एक आखिरी दिक्कत है। जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे ना उनके लिए हम पे अटैक करना मुश्किल होगा। वो यी है कहता है, अंकल ज़ैंग मतलब इसके बाद का पार्ट सबसे डेंजरस है। एल्डर ज़ैंग कहता है बिल्कुल। एक यंग इमॉर्टल ने बोला, पर जैसे ही हम निकल गए, हम फ्री हो जाएँगे और जब आप अपनी माँ से मिलेंगे तो ये सारी तकलीफ 1000 गुना वर्थ इट लगेगी। तभी आवाज़ आती है, माँ। वो ई का अब ये जो वो ई था ना इसके इमोशन मिक्स हो गए। उसने धीरे से कहा, "मैं किसी रिवॉर्ड के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। मैं बस अपनी मतलब जन्म देने वाली माँ से मिलना चाहता हूँ एक बार, बस। वो मुझे छोड़ गई थी, पर उन्होंने ही अंकल ज़ैंग को भेजा था मुझे कल्टीवेशन सिखाने, बस एक बार, पहली बार और आखिरी बार। मिलना चाहता हूँ मैं बस उनसे। मैं ईस्टर्न सी का इमॉर्टल हूँ, वहीं पर इमॉर्टल बना, लेकिन बस एक बार मिलना चाहता हूँ।" ये वही बंदा था इल्लेजिटिमेट चाइल्ड। मुझे तो ये ज़्यादा बेहतरीन बंदा लग रहा है, लेकिन देखो कम टैलेंटेड वाला बंदा लीडर बना पड़ा है वो क्लैन का। क्या बोले? देखते हैं आगे। अंकल ज़ैन कहता है मुस्कुराते हुए, "यंग मास्टर टेंशन मत लो। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने सब कुछ प्लान कर लिया है। हमारे पास एक इमॉर्टल किलर मूव है जिससे हम आपका हेवन एंड अर्थ क्यूआई क्लींस कर देंगे। आप ईस्टर्न सी इमॉर्टल बन जाओगे, साउथर्न बॉर्डर इमॉर्टल भी बन जाओगे। उसके बाद यहाँ ट्रिबुलेशन फेस कर सकते हैं बिना किसी इश्यू के।" वो ये एकदम खुशी से कहता है, "ओह! ऐसा भी हो सकता है क्या?" उसका चेहरा चमक उठा। ईस्टर्न सी में वो मशहूर था पर अकेला था। लोन कल्टीवेटर होने का वो दर्द वो जानता था। अगर एक सुपर क्लैन का सपोर्ट मिल जाए तो उसके लिए तो खुशी की बात थी यानी उसके अपने क्लैन वू क्लैन का सपोर्ट। पर जैसे ही वो ये सोच रहा था, अचानक एक ड्रैगन ब्रेथ जैसी स्वॉर्ड लाइट उसके फेस की तरफ आई। जैसे ही ड्रैगन ब्रेथ आगे बढ़ा, उसकी शार्पनेस इतनी थी, इतने खतरनाक अटैक लगने से पहले ही वूई को लगा जैसे उसके चेहरे पर मतलब सुइयाँ आ गई हों और अभी ये बंदा खत्म। वो शॉक में था, डॉज करने का टाइम भी नहीं था। क्लैंग आवाज़ आई, एक शार्प मेटालिक साउंड आई और एक छोटी गोल्डन शील्ड उसके सामने अपीयर हुई। लाइफ एंड डेथ के उस मोमेंट पे स्वॉर्ड लाइट से बनी वो ड्रैगन ब्रेथ शील्ड पे लगी और एक ब्लिक में शील्ड जो थी टूट गई, पर उस अटैक को थोड़ा बहुत रोक दिया। उस फ्रिक्शन से कुछ सेकंड ऑफ टाइम मिला और वू यी को जिंदा रहने का चांस मिल गया। ईस्टर्न सी का मशहूर रैंक 7 को इमॉर्टल होने के नाते उसने तुरंत ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव एक्टिवेट करा। एक ब्राइट लाइट चमकी और उस जगह पे एक ह्यूज हॉर्न डिवाइन टॉर्टॉइस खड़ा था। ड्रैगन ब्रेथ उस टॉर्टॉइस के शेल पे लगी और एक ब्रेथ यानी एक डीप मार्क छोड़ गई। वो ही अंदर से कहता है, क्या पावरफुल ड्रैगन ब्रेथ है भाई। मैं हॉर्न डिवाइन टॉर्टॉइस में चेंज हुआ हूँ। ये एशियन डेसोलेट बीस्ट है, ईस्टर्न सी के टॉप 10 में से काउंट में आता है। एनिमी सबसे स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे क्योंकि देखो टॉर्टॉइस जो होता है उसका शेल कितना मजबूत है, लेकिन भाई की अभी भी फट रही है तो उसको लग रहा है कि सामने तो एनिमी खतरनाक है। और ड्रैगन ब्रेथ और कौन चलाता है यार, अपना फेंगयुआन चलाता है।
और ये लोग अभी रीजनल वॉल क्रॉस नहीं करे, मतलब ईस्टर्न सी के अंदर ही हैं ये अभी पार नहीं हुए। शायद अंदर है या निकल गए, वैसे तो बोला था कि अभी ये लास्ट हर्डल है, अभी पार नहीं हुए शायद। देखते हैं पार हो गए या नहीं हुए, लेकिन भाई फेंगयुआन से टकराए हैं, देखते हैं। उसने सोचा अब सब कुछ अंकल जैंग और ब्रदर लैंग पे डिपेंड करता है। हॉर्न टॉर्टोइस फ्रॉम बहुत अंडर वाटर फास्ट था, पर लैंड पे हम जानते हैं कितना स्लो होता है कछुआ। तो वही इसका सीन था, डिफेंस हाई था, ऑफेंस वीक था। अब वो ही है, सिर्फ बचा सकता था अपनी जान, अटैक नहीं कर सकता था। वो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का एक मतलब बंदा था, लेकिन एक बड़ी वीकनेस इसकी यही थी, वो जल्दी फॉर्म चेंज नहीं कर सकता था। नए फॉर्म में आने के लिए पुराने दाव मार्क को रिमूव करना पड़ता था, टाइम लगता था। अब यहाँ पे एक चीज़ स्पेशलिटी है फेंगयुआन की। फेंगयुआन की एबिलिटी ये आती है कि ओनली फेंगयुआन जैसा ही स्पेशल केस है जो इंस्टेंटली किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बिना किसी हर्डल के। फेंगयुआन ही एक ऐसा है क्योंकि उसके कोई भी दाव मार्क आपस में मतलब लड़ते-वड़ते नहीं है, आराम से हो जाता है, कोई हटाने लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई को। और हम जानते हैं कितना खतरनाक रैंक 9 का वो गू था, इसकी वजह से ऐसा होता है। इसलिए वो ही है, अब शॉर्ट टर्म में ही काउंटर अटैक नहीं कर सकता था, बस डिफेंस जो था वो बचा था। वो पैनिक में नहीं हुआ ज़्यादा, उसके साथ 2 रैंक 7 एक्सपर्ट भी थे जैसे अंकल ज़ेंग और ब्रदर लैंग। दोनों उसकी माँ वुडू ने ही साउथर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें मतलब साउथर्न बॉर्डर तक लाने के लिए भेजा था, ताकि ये दोनों बंदे इसको प्रोटेक्ट करके साउथर्न बॉर्डर सेफली ले आएँ, कोई दिक्कत ना हो, ऐसे अटैक से बचाने के लिए ही। ये दोनों जर्नी में पहले भी उसके बिगेस्ट सपोर्ट थे, अब उसने उन पे ही भरोसा रखा। पर अंकल ज़ेंग खून उगल रहा था क्योंकि भाई इसकी तो हालत खराब थी, क्योंकि उसका गोल्डन शील्ड टूट चुका था। वो शील्ड उसका डिफेंसिव किलर मूव था, उसके टूटने से जो बैकलैश लगा भाई वो घायल हो गया। अंकल ज़ेंग शॉक में कहता है ये मियाज़मा वॉल सब इमॉर्टल किलर मूव को वीक करती है। फिर भी ये ड्रैगन ब्रेथ ने मेरा डिफेंस तोड़ दिया और टॉर्टोइस शेल पे भी मार्क छोड़ दिया। कितना पावरफुल है ये अटैक। जब अंकल ज़ेंग भाई मुँह से एकदम खून थूके जा रहा था, ब्रदर लैंग भी आगे बढ़ा। दोनों के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था। वो जानता था कि अंकल ज़ेंग को रेस्ट चाहिए, तो उसने चार्ज करा, वो आगे बढ़ा लड़ने के लिए। एक ब्लिंक में ब्रदर लैंग एक ह्यूमन से लाइटनिंग फ्लैश जायंट वुल्फ में बदल गया। एक एशियन डेसोलेट बीस्ट। उसके ब्लू फर के एंड में क्रिस्टल स्पार्क कर रहे थे और उसके अराउंड इलेक्ट्रिक स्नेक घूम रहे थे। जैसे ही वो आगे दौड़ा, वो पूरी मियाज़मा को ब्राइट कर गया। लाइटनिंग स्नेक के एक स्टीम में मर्ज हुआ और उसके हेड से शूट होते हुए इमॉर्टल क्लियर मूव निकाला। ये देखकर अंकल ज़ेंग ने अपना ध्यान संभाला। उसने इंजरीज को सप्रेस करा। एक ब्राइट ग्लो के साथ वो भी ट्रांसफॉर्म हुआ। गोल्डन स्वॉर्ड टिथ टाइगर और साइज में वुल्फ से डबल था। वो भी ट्रांसफॉर्म मतलब ये दोनों लोग ना ट्रांसफॉर्मेशन पाथ वाले इमॉर्टल थे, इसलिए इन दोनों के पास ऐसी पावर थी। और ये दोनों वुडूशी की मतलब अब हो सकता है कि ये वुडूशी की प्लानिंग थी, क्योंकि रीजनल वॉल में नॉर्मल इमॉर्टल क्लियर मूव डेंजरस होते हैं। इमॉर्टल प्रेमेसी हिल जाता है और इमॉर्टल खुद इंजर्ड हो जाता है। पर अगर कोई बीस्ट फॉर्म में फाइट करे तो वो सेफ रहता है और कंटिन्यूअस बैटल कर सकता है। अंकल ज़ैंग ने पीछे देखा, वो ही है कि टॉर्टोइस डिफेंस पे मतलब थोड़ा बहुत भरोसा किया कि पीछे देख के कि अरे इसका डिफेंस मजबूत है, एटलीस्ट ये अपने आप को तो संभाल लेगा, हमें अटैक करना है बस। और आगे बढ़ गया। ब्रदर लैंग भी पीछे था उसके साथ-साथ। थोड़ी देर में उसने देखा ब्रदर लैंग वापस दौड़ता आ रहा है। उसके पीछे स्वॉर्ड लाइट से बने ड्रैगन ब्रेथ स्टीम आ रहे थे। मियाज़मा में ड्रैगन के रोर्स घूम रहे थे। अंकल ज़ैंग शॉक में कहता है, "ये क्या हो गया? ब्रदर लैंग तो कभी पीछे नहीं हटा था, तो ये क्या? ये पीछे क्यों आ रहा है वापस?" ब्रदर लैंग कहता है डोंट फाइट, भागो भागो बस भागो, पूछो मत बस भागो। अंकल जेंग और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो पूछने ही वाला था कि सामने कल्प्रिट दिख गया। एक ड्रैगन, एक स्वॉर्ड ड्रैगन मियाज़मा तोड़कर सामने आया। उसकी पूरी बॉडी पर सिल्वर व्हाइट ड्रैगन स्केल थे, पेल आइज थी, एक हॉर्न की मतलब एक हॉर्न था स्काई की तरफ, शार्प क्लॉज थे और टीथ एकदम भाई खतरनाक चमक रहे थे। उसकी बॉडी से मल्टीपल इमॉर्टल गू के ऑरास निकल रहे थे। अंकल जेंग शॉक में कहता है ये तो एक वाइल्ड एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन है। वो अपनी आँखों में यकीन नहीं कर सकता था, पर सच में उसके सामने था और वो समझ गया कि ब्रदर लैंग क्यों इरिटेट कर रहा था। ये स्वॉर्ड ड्रैगन किसी रीजन का नहीं था, वो व्हाइट हेवन या ब्लैक हेवन का था। और अंकल जेंग श्योर था क्योंकि वो ड्रैगन रीजनल वॉल के अंदर फ्रीली मूव कर रहा था, यानी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उसको, बिना किसी प्रेशर के, जैसे उसके लिए जगह नॉर्मल हो। बिल्कुल भाई ये वाइल्ड ड्रैगन बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है, ये फेंग युआन है। देख रहे हो कितना हैकर वाली फीलिंग आती है जब कोई ऐसी चीज होती है ना? कितना मतलब भाई हैकर है भाई, हैकर हैक कर लिया।
सोचो यार स्पेक्ट्रा सोल को कितना गुस्सा आता होगा। तुमने इतनी मेहनत करी लाखों सालों की, कोई चुरा के ले गया उस चीज़ को। कितना ही बंदे के अंदर गुस्सा भरा होगा उसके। वही क्या बताऊँ, इतनी मीम्स आती है, मन करता है पोस्ट कर दूँ। लेकिन यार वही है, मीम्स की वज़ह से कहीं चैनल डीमोनेटाइज़ ना हो जाए। पहले ऐसा हो रखा है ना इसलिए, तो पोस्ट नहीं करता। वरना कसम से वो जो सीन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, उसको मैं ज़रूर दिखाता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसा रिएक्शन होगा स्पेक्ट्रा सोल का। लेकिन क्या बताऊँ, छोड़ो। और देखते हैं आगे। और हमें पक्का पता है फेंग युआन ही है, फ्रीली मूव कर सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई वाइल्ड ड्रैगन है, क्योंकि वाइल्ड ड्रैगन ही आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं, और कोई इंसान जो इसको टेम कर रखा हो, टेम या मतलब एटलीस्ट उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और इन्हें ऐसा लगता है, लेकिन हम जानते हैं कुछ रूल को तोड़ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे टूट रहे हैं, है ना? कुछ खतरनाक ही हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होगा इनका रिएक्शन आगे। वो एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन रीजनल वॉल के अंदर फ्रीली मूव कर रहा था। उसके मूवमेंट्स इतने स्मूथ थे जैसे कोई रेस्ट्रिक्शंस उसे फील ही ना हो रही हो, कोई प्रेशर फील ही ना हो रहा हो। वो इमोटर्स के लिए रीजनल मतलब ये जो रीजन्स थे ना, ये रीजनल वॉल थी, ये सब चीज़ें अलग-अलग होती है। जब वो रीजनल वॉल में एंटर करते हैं, उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा सप्रेस हो जाती है। वो सिर्फ लाइफ फॉर्म जो एशियन व्हाइट हेवन या ब्लैक हेवन में रहते हैं ना, वही रीजनल वॉल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन हम जानते हैं फेंग-युआन का केस ऐसा नहीं है। भले चाहे वो व्हाइट हेवन हो या ब्लैक हेवन हो, भाई अपना रीजनल वॉल के अंदर आराम से मूव कर सकता है, खासियत है। अंकल ज़ेंग ने बिना सोचे समझे टर्न लिया और सीधा भागना स्टार्ट करा, क्योंकि ये एडवांटेज ह्यूज था। रीजनल वॉल में गुई मॉडल अपनी सिर्फ 50 से 60% पावर यूज़ कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल वर्ल्ड में भी होता, तब भी मल्टीपल वाइल्ड इमॉर्टल गू वाले एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन से लड़ने का कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं था। यानी अगर चाहे ये रीजनल वॉल होती या ना होती, ये नॉर्मल जगह पे भी होते, तब भी इनके बस की नहीं थी कि एक ड्रैगन से भिड़ जाएँ ये। तो ये तो दूर की बात है, यहाँ पे तो और नहीं भिड़ेंगे। अंकल ज़ैंग यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड था, कहता है ये हमारे साथ ही क्यों होता है? इतने कोइंसिडेंस, हम एक वाइल्ड एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन से टकरा गए। ब्रदर लैंग कहता है मुझे लगता है किसी ने इस ड्रैगन को यहाँ अट्रैक्ट किया है ताकि वो हमें रोक सके। दोनों भागते हुए बात कर रहे थे, थोड़ी देर में उन्हें वो ही है मिल गया, वही जो टॉर्टोइस था। वो जो भी हॉर्न डिवाइन टॉर्टोइस फॉर्म में था, उन्होंने उसे मतलब बस सब कुछ बता दिया। वो ये है, कहता है इस ड्रैगन से फाइट मत करो, शायद किसी ने इसे यहाँ मतलब भेजा है, ल्योर किया है ताकि हमारी इमॉर्टल एसेंस और बैटल स्ट्रेंथ को कम कर दे। ब्रदर लैंग, तो फिर करें क्या? तो वो ये है, कहता है भागो भाई, रिट्रीट करो, ड्रैगन को छोड़ो, उसे प्रोवोक मत करो। उँगली करोगे तो अपनी उँगली कटेगी, पर अपनी स्ट्रेंथ दिखानी तो पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। वाइल्ड बीस्ट थोड़ा इंटेलिजेंस रखती है, अगर उन्हें लगे कि मतलब जो उनका शिकार है, जैसे हम लोग अभी उसके लिए शिकार हैं, तो अगर हम थोड़ा बहुत दिखाएँ कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, तो शायद वो पीछे हट जाए। तीनों ने प्लान बनाया, कम ऑफेंस में ज़्यादा डिफेंस करेंगे, यानी डिफेंस ज़्यादा करेंगे, ऐसे उसे दिखाएँगे कि हम तो बहुत पावरफुल है, देख तेरा अटैक हम पे असर नहीं कर रहा और हमारा अटैक भी तेरे पे असर नहीं करेगा, लेकिन जब तुझे ऐसा लगेगा कि तू हमें कुछ कर ही नहीं सकता, तो तू चला जाएगा। ये सोच थी इनकी कि ऐसा कर देंगे ड्रैगन को। लेकिन इन्हें क्या पता, मोस्ट इंटेलिजेंट जो कि गू वर्ल्ड में मोस्ट इंटेलिजेंट बंदे आते हैं, इतने खतरनाक एक्सपीरियंस के साथ बंदा है अपना फेंगिवान, वो है उसके भेष में, उसको ये पागल बनाने की सोच रहे हैं। वो ड्रैगन के अटैक्स अवॉइड करते हुए पीछे हटने लगे, जबकि ड्रैगन उनके पीछे स्वॉर्ड लाइट ब्रेथ से अटैक कर रहा था। ब्रदर लैंग कहता है ये ड्रैगन हम पे फिक्स हो गया है लगता है। अंकल सेंग कहता है शायद मैंने पहले लाइटनिंग पाथ मूव यूज़ करके इसको इरिटेट कर दिया, लग रहा है तभी ऐसा है। वो ये है, कहता है मेरे पास एक किलर मूव है जो बीस्ट का गुस्सा कम करता है, पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। तीनों ने डिसाइड कर दिया, ब्रदर लैंग और अंकल ज़ैंग डिफेंड करेंगे, तब तक जो अपना वू यी है ना, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा। वू यी है ने ध्यान से अपनी ह्यूमन फॉर्म वापस ली और दोनों के पीछे छुप गया। उसने अपने दाँव मार्क्स रिमूव करे, फिर नया ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करा। तब तक एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन अपने वाइल्ड इंस्टिंक्ट के बेस पर सिर्फ वुल्फ और ये जो गोल्डन टाइगर पे ही अटैक कर रहा था। अंकल ज़ैंग और ब्रदर लैंग मुश्किल से डिफेंड कर रहे थे, दोनों इंजर्ड थे, पर उन्होंने अटैक नहीं करा क्योंकि वो सिचुएशन को और बिगाड़ना नहीं चाहते थे। और ये जो दोनों बंदे थे ना, इसके साथ ये अपना-अपना डिफेंस में लगे हुए थे, वो बंदा अपना ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा था ताकि वो मतलब थोड़ा शांत करते। यार अब थोड़ा-सा ऐसा ना हो कि ये फेंगिवान ना निकले, लेकिन यार मेरे को फेंगिवान लग रहा है। ड्रैगन ब्रेथ और कौन यूज़ करता है? फेंगिवान ही इतनी खतरनाक वाली ड्रैगन ब्रेथ यूज़ करता है कि शील्ड-वील्ड सब टूट जाए। और उसका पावर भी सप्रेस होना चाहिए। जो मतलब देखो ड्रैगन है, भले ड्रैगन फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन अटैक पावर तो सप्रेस होनी चाहिए थी ना थोड़ी बहुत, वरना शील्ड कैसे टूट जाती, उसको बैकलैश कैसे मिलता? तो वही मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा बहुत तो बैकलैश मिलता, मतलब बैकलैश मिलता थोड़ा बहुत, और शील्ड में थोड़ा बहुत ही असर पड़ता, ज़्यादा नहीं। और इतना असर पड़ा है, यानी फेंगयुआन का ड्रैगन ब्रेथ है खतरनाक वाला, जो इतना खतरनाक माना जाता है। रैंक 7 के पत्थर तक को भी भाई 2 हिस्सों में काट देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेंगयुआन है, लेकिन हो भी सकता है ऐसा ना हो।
तो देखते हैं आगे क्या होगा, पता चल जाएगा। उसने देखा गोल्डन टाइगर यानी अंकल ज़ैंग का हेड एक इमॉर्टल किलर मूव से भाई छेद दिया गया। यानी एक बार में एक अटैक हुआ और अचानक से भाई हिल गए और दोनों का टोन, शॉक सब भाई बदल गया। वो मोमेंट में वो मर चुका था। जो अंकल ज़ैंग है यानी टाइगर वो खत्म। स्वॉर्ड पाथ किलर मूव डार्क असैसिनेशन अटैक इतना सडन था कि वो वार्निंग ही नहीं मिली और खत्म। अगले सेकंड स्वॉर्ड ये जो एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ने इनसेन स्पीड से मूव करा, जैसे एक सिल्वर लाइट बोल्ट हो और एक ही इंस्टेंट में डिसअपीयर हो गया। ब्रदर लैंग एकदम से शॉक्ड हो गया। वो कहता है वो हमें ट्रैप कर रहा है। ओह नो! उसने पीछे मुड़कर देखा। वू यी हे का सर फट चुका था। उसका दिमाग बाहर आ गया था। उसका हेडलेस बॉडी उस ड्रैगन ने पकड़ लिया और अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में खींच लिया। यार फेंग युआन ही है ये, हो ही नहीं सकता और कोई ऐसा करते। कोई वाइल्ड ड्रैगन भी होता तब भी ऐसा नहीं कर पाता। फेंग युआन ही है, मैं कन्फर्म हूँ। ब्रदर लैंग की आंखें शॉक से बाहर आ गई। ब्रदर लैंग कहता है ये क्या? इस एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन के पास इमॉर्टल प्राइमेसी है, मतलब ये वाइल्ड नहीं, ये गु इमॉर्टल का ट्रांसफॉर्मेशन है। पर अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल है भी, तो भी ये फिर भी रीजनल वर्ल्ड के अंदर इसको इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, कोई मतलब दिक्कत क्यों नहीं आ रही है? उसके दिमाग में एक थॉट आया, ये तो कॉमन सेंस के अगेंस्ट है। यानी कुछ तो मतलब ये चीज अलग है कि हम जानते हैं कि हमने अभी बॉल ऊपर फेंकी, पेन ऊपर फेंका या हम खुद ही मतलब उछले, तो भाई हम ग्रेविटी की वजह से नीचे आएँगे। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस है, लेकिन यहाँ पे रूल्स टूट रहे हैं, यहाँ कुछ अलग हो रहा है, नेचर के खिलाफ कुछ चीज़ें जा रही हैं। तो वो ये चीज़ एकदम बाहर थी उसके दिमाग से। ड्रैगन रोर किया और उस पर चार्ज करा। ये वही तो मर चुका था, उसका सारा एफर्ट भी बेकार था। ब्रदर लैंग ने अपनी जान बचाने के लिए डिफेंस लिया, पर ड्रैगन हर इमॉर्टल मूव को स्मार्टली डॉज कर रहा था। ड्रैगन के अटैक्स एकदम अनस्टॉपेबल थे। ब्रेथ अटैक बार-बार उसकी बॉडी पे गिर रहे थे। रीजनल वॉल के अंदर लाइटनिंग फ्लैश जायंट वुल्फ स्लो था, जैसे कोई बूढ़ा आदमी चल रहा हो, पर ड्रैगन फुल स्पीड में मूव कर रहा था। एक फाइट एकदम एक तरफ़ा हो चुकी थी। लैंग सिर्फ मार खा रहा था यहाँ पे। ड्रैगन ने एक वीक पॉइंट फाइंड करा। उसने ड्रैगन ब्रेथ सीधा वुल्फ के स्टमक पे मारा, डिफेंस तोड़ दिया, उसका पेट फाड़ दिया। वो खून में गिर चुका था। वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आया और मर गया। ड्रैगन ने बैटलफील्ड को क्लीन करा, दोनों डेड बॉडीज अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में खींच ली और सब कुछ डिस्ट्रॉय करके उड़ के निकल गया। पर वो साउथर्न बॉर्डर नहीं गया, सीधा ईस्टर्न सी डायरेक्शन में ही निकला। रीजनल वॉल क्रॉस करते हुए ईस्टर्न सी पहुंच गया। वहां उसने एक नेमलेस सी एरिया ढूंढा और वू यी हे का बॉडी वहां रख दिया। ब्लेस लैंड बन गया, एंट्रेंस ओपन हुआ, ड्रैगन उसमें घुस गया। ये ब्लेस लैंड पूरा ओशन था। सी टर्टल्स, कोरल, सीगल्स और कुछ एशियन डेसोलेट बीच थे। थोड़ी देर में एक लैंड स्पिट आई, एक सी टर्टल के फॉर्म में। उसने एक थॉट रिक्वायरमेंट की, तो ड्रैगन ने टेम्परेली लैंड छोड़ दिया। यानी कुछ तो ऐसी कंडीशन होगी ब्लेस लैंड पाने के लिए जो अभी पूरी नहीं कर सकता था फेंग युआन, तो छोड़ दिया। बाहर जाके ड्रैगन ने अपना फॉर्म बदला, वो था फेंग युआन। देखा देखा, बस मैंने बोला था। एक्चुअली फेंगिवान ने लेडी व्हाइट रैबिट से साउथर्न बॉर्डर की इन्फो ले ली थी। उसे पता था कि वू यी हे का केस वू क्लैन के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लिंक्ड है और उसमें बड़ा चांस छुपा है। फेंगिवान ने प्लान बनाया। वू यी हे एक तरीके से इलेजिमेट चाइल्ड है। उसके पास कोई लाइफ टैबलेट या सोल लार्टेन गू तो होगा ही नहीं जो कनेक्ट हो, जिससे मतलब ये जो गू होता है ना, लाइफ टैबलेट या सोल लार्टेन गू, इसका बस एक ही काम होता है कि अगर मान लो तुम मरते हो ना, तो तुम्हारी फैमिली को अपने आप पता चल जाएगा कि तुम खत्म है ना। तो वही चीज़ है और वो पता करेंगे, फाइंड करेंगे, ये सब होगा। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ है नहीं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कोई करने आएगा नहीं। मतलब उसे मार भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो क्लैन में कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरा, वो ईस्टर्न सी में रहता था और क्लैन के लोग उस पे मतलब एक तरीके से पहचानते भी नहीं, ना फेस जानते हैं, ना हैबिट्स, ना टोन। तो एक तरीके से 1% भी कोई चांस नहीं है कि फेंगिवान दिक्कत में आए। परफेक्ट डिस्गाइज था, यानी परफेक्ट प्लान, परफेक्ट भेस बदलना था। फेंगिवान ने फेमिलियर फेस से अपना लुक चेंज किया और वो ही हे बन गया। ब्लेस लैंड अभी उसके कंट्रोल में नहीं था, पर वो पैनिक नहीं हुआ। एक डिजर्टेड आइलैंड पे रुककर उसने अपनी ब्लड एसेट इमॉर्टल को हील करी और एक किलर मूव मॉडिफाई करना स्टार्ट करा, ब्लड लाइट स्पिरिट सप्रेशन। थोड़ी दिन में ही इमॉर्टल को रिकवर हो गया और उसने सिंप्लीफाइड वर्जन कंप्लीट कर लिया। फेंगिवान ने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल यूज करके वो ही है कि ब्लेस लैंड में एंट्री ली और लैंड स्पीड को ये जो ब्लड लाइट स्पीड सप्रेशन से सप्रेस कर दिया। अब उसने पूरा ब्लेस लैंड एब्जॉर्ब करके अपने सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी का पार्ट बना लिया और इससे उसके ट्रिबुलेशन आगे बढ़ गए और कल्टीवेशन लेवल जंप कर गया। लैंड स्पीड जो टर्टल वाला था उसके कंट्रोल में नहीं आई, बस रोते हुए रही, बस रोती रही। यानी देखो, जिसको तुम मतलब जबरदस्ती अगर लोगे तो भाई वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी, क्योंकि फेंगिवान ने कंडीशन पूरी नहीं करी, जबरदस्ती ब्लेस लैंड ले लिया। ब्लेस लैंड लेने के तो फायदे हो गए, बस एक फायदा नहीं हुआ कि लैंड स्पीड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो ये लैंड स्पीड बस गुस्सा थी।
और हार्म नहीं कर सकती थी। तो सब कुछ फेंग युआन ने ऐसे ही रहने दिया। फेंग युआन ने कहा जब मैं ओनरशिप कंडीशन पूरी कर लूँगा, तब शायद ये मान जाए। काम खत्म होते ही फेंग युआन ने रीजनल वॉल क्रॉस करके साउथर्न बॉर्डर लौट आया। वहाँ जाके उसने ब्रदर लैंग और अंकल ज़ेंग के इमॉर्टल प्रेमेसी भी अब्ज़ॉर्ब कर लिए और दोनों के ब्लेस्ड लैंड अपने ही मतलब बना लिए। फेंग युआन कहता है नाइस, एक ग्रैंड रेवलेशन तो क्लियर हो गया। यानी 3 बंदों को मार के भाई ने ग्रैंड रेवलेशन क्लियर कर लिया था। 3 रैंक 7 ब्रेसलैंड एब्ज़ॉर्ब करने के बाद उसका लेवल एक और बढ़ गया। वो अब एक रैंक 7 गो इमॉर्टल था जिन्होंने एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन पास कर ली थी। फेंग युआन खुद भी अपनी फ़ास्ट प्रोग्रेस देखकर एकदम हैरान रह चुका था। क्योंकि भाई ये समझ रहे हो ये सालों का काम होता है, वो भी 1 नहीं, 2 साल, 5 नहीं, 10 साल भी नहीं, 50 भी नहीं, 100 साल से भी ज़्यादा। 100-100 साल यानी 5-5 सालों का काम भाई ने कुछ-कुछ मिनटों में कंप्लीट कर दिया। क्योंकि हर 10 साल में कैलेमिटी, हर 100 साल में हेवेनली ट्रिब्यूलेशन और ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन तो उसके बाद आता है 500-500 ऐसे 200-300 सालों के बाद जब तुम्हारे हेवेनली ट्रिब्यूलेशन कंप्लीट होते हैं ज़्यादा। तो सोचो 150-150 200-200 साल भाई ने ऐसे उँगली बजाते ही कंप्लीट कर दिए। कोई भी हैरान होगा भाई, तभी तो। फेंगिवान अब हँसते हुए कहता है डॉग शिट लक इमॉर्टल वो सच में वर्दी है जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल के पास होने के। जब इसे रैंक 8 तक ले जाऊँगा, देखते हैं फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन से कंपेयर कैसे होता है ये। उसने आसमान की तरफ देखा, इवन विदाउट लक इंस्पेक्शन को उसे अपनी डेस्टिनी पर पूरा भरोसा था। भाई को पूरा यकीन था कि वो कर लेगा। फेंग युआन को खुद नहीं पता था कि उसका पूरा का पूरा प्लान इतना स्मूथ यिंग वुशी की वजह से चला। उसने यूज़ किया था इमॉर्टल किलर मूव बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक। जब फेंग युआन ने वू यी हे और उसके दोनों गार्ड्स से फाइट की, उन तीनों ने उसे गलत समझा। उन्हें लगा कि वो एक वाइल्ड एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन है। एक रीज़न था कि एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन रीजनल वॉल से इफेक्ट नहीं होते और दूसरा फेंग युआन ने एटीट्यूड गू से अपनी डिस्गाइज परफेक्ट कर रखी थी। तीनों रैंक 7 इमॉर्टल थे और वो आसानी से उसकी ट्रिक में फँस गए। सो सबसे बड़ी बात ये थी। मतलब हैरानी वाली बात है कि ये कैसे हो गया? इतनी आराम से तो कभी कुछ काम होता नहीं है, ये कैसे हो गया? फाइट में फेंग युआन को ईज़ी एडवांटेज मिल गया, वो अटैक कर रहा था, वो लोग डिफेंस कर रहे थे, मार दिया। वू यी हे ने सोचा ड्रैगन लो इंटेलिजेंस वाला बीस्ट है इसलिए वो आराम से चले जाएँगे। लेकिन वू यी हे को क्या पता कि भाई मतलब क्या होगा ये सब, है ना? और गार्ड्स तो क्या बोले, गार्ड्स का तो क्या बोले, यही फेंग युआन का मौका था, उसने अपने प्रिपेयर्ड किलर मूव डार्क असैसिनेशन एक्टिवेट करा, अंकल ज़ेंग को इंस्टेंट मार दिया। लाइटनिंग स्पीड से वुई को भी खत्म कर दिया एंड में ब्रदरलैंड ये जो ब्रदरलैंड था उसको भी लपेट गया। विक्ट्री फिक्स हो गई। इसी बैटल में फेंगिवा ने बहुत कुछ गेन करा था। सिर्फ ड्रॉबैक इतना था कि उन तीनों के इमॉर्टल प्राइमेसी शेक हुए और काफी रिसोर्स का लॉस हो गया था। रीजनल वॉल में इतने अटैक्स के बाद ये एक्सपेक्टेड तो था ही। उसके बाद फेंगिवा ने सीधा वो क्लैन नहीं गया, उसे पहले वो ही है कि सोल सर्च की ताकि पूरी मेमोरीज और लाइफ के सीक्रेट सब समझे, ताकि कोई कुछ पूछ ले तो एटलीस्ट बता तो सके। इस टाइम वो कल्टीवेशन नहीं कर रहा था बल्कि लेडी व्हाइट रैबिट से इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तब तक पूरे साउथर्न बॉर्डर में एक ही न्यूज़ थी, वो ये है मिसिंग है। वो आ रहा था और वो गायब हो गया। जिंदा है या मरा कोई नहीं जानता। वो क्लैन चुप रहा और बाकी फोर्सेस ने अंदाजा लगाया। मोस्ट लोग मान रहे थे कि वो ये है मर गया है, पर किलर कौन है ये मिस्ट्री थी। फिर एक र्यूमर फैला, वो ये है को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वो क्लैन का रैंक 8 गो इमॉर्टल वू योंग है। यानी देखो ये तो कोई भी अंदाजा लगाएगा ही क्योंकि वो जानते हैं कि बंदा अगर आ रहा है, उसका एक दूसरा स्टेप ब्रदर आ रहा है, वो पक्का जायदाद में हाथ मांगेगा तो वो बंदा उसे मरवा ही देगा। तो ये चीज़ कॉमन थी। वो वैसे भी गू इमॉर्टल वर्ल्ड में तो ये और कॉमन है। तो यही सबको लग रहा था। लोग कह रहे थे कि वू योंग ने अपनी माँ वू डूशी का इनहेरिटेंस लेने के लिए अपने ही हाफ ब्रदर को खत्म कर दिया। ये बात वू योंग की रेपुटेशन का बड़ा ब्लो था। डेमोनिक और लोन इमॉर्टल को फर्क नहीं पड़ा, पर राइटियस पाथ में रेपुटेशन भाई जानते हैं ना, इतने अच्छे काम करोगे तो रेपुटेशन बढ़ जाएगी, लेकिन एक छोटी-सी, निन्नी-सी भी कर दोगे ना चुल्लू भर पानी जितनी भी गलत, तो हो गया तुम्हारा काम खत्म। जितना तुमने अच्छा करा था सब भूल जाएँगे। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है इंटरेस्टिंग, इतने सारे हिडन फोर्सेस सीक्रेटली मूव कर रहे हैं। ये एक इनविजिबल वॉर बन चुका है। वुडू शी मरने वाली थी। वू योंग पावरफुल होने के बाद भी लोग उसके एबिलिटीज पर डाउट कर रहे थे। फेंग युआन मुस्कुराता हुआ कहता अगर मैं अभी अपीयर हो जाऊं तो क्या होगा? सही बात है, अगर ये वो क्लैन के अंदर फेंग युआन चला गया तो यार इसको तो वो 2 रैंक 8 के इमॉर्टल वो मिल जाएंगे ना, इनहेरिटेंस मिल जाएगी। रैंक 8 की बंदी है लेकिन फेंग युआन को पता लगा पाएगी कि वो उसका बेटा है कि नहीं, पता नहीं। इतना सोचने पर ही उसके स्पाइन में ठंडी सी चिल दौड़ आई। एज़ मतलब इफ कोई अनसीन डेंजर उसके पीछे आ रहा हो, ऐसा उसे लग रहा था ये सोचते ही, यानी कुछ तो गड़बड़ है। फेंग युआन सिचुएशन देखकर समझ गया, अभी वू ये है कि रूप में अपीयर होना गलत हो सकता है, गलत टाइम है। रीज़न क्या था? पहला रीज़न ये, उसने अभी तक वू ये है कि सोल कंप्लीटली सर्च नहीं करी।
कोई जवाब माँगेगा, कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे ना, इसलिए पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न, वुडू शी अभी ज़िंदा थी, यानी उसकी माँ भी ज़िंदा है और माँ अपने बेटे को पहचाने ना, ऐसा हो सकता है। अगर वो मरने से पहले उसे टेस्ट करती तो फेंगिवान वहीं खत्म, वहीं गया वो फेंगिवान। फेंगिवान सोचता हुआ कहता है, मैं सिर्फ़ वुई हे की एबिलिटी, मैं एक तरीके से मतलब एबिलिटी कह रहा हूँ, उसकी आइडेंटिटी चाहता हूँ। अगर ग्रीड में गलती कर दी तो सब कुछ खत्म। और वैसे भी राइटियस पाथ फोर्सेस में हर जगह डेंजर छुपा हुआ है, इवन वू क्लैन के अंदर भी। वू योंग के पास मोटिव है, अगर फेंगिवान जल्दी अपीयर होता तो शायद क्लैन उसे चुपके से मार देता। फेंगिवान सोचते हुए कहता है, गुड थिंग मुझे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं। 500 साल का एक्सपीरियंस मुझे हेल्प करेगा सिचुएशन एनालाइज करने में। उसने कंटिन्यू करा, कल्टीवेशन और वो ये है कि सोल सर्च, साथ ही बाहर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी। हम्म, साउथर्न बॉर्डर में सिचुएशन टेंस थी। वोडूशी की हेल्थ रोज खराब हो रही थी और हर जगह बस क्योस मचा था। नॉर्थर्न प्लेस में ब्लड बैटल कंपटीशन चल रही थी। लू गुआंगी के बिना चूडू की साइड एकदम दब गई थी। फिर हेवेली लॉर्ड बाइजू ने 3 रैंक 7 इमोर्टल्स बुलाए और बैटल इक्वल हो गया। ल्यू चेंग हर जगह चिल्लाता है, ल्यू गुआंगी आके मुझसे फाइट कर, वरना तू कावर्ड है, तू चूहा है, तू ये है, तू वो है। लेकिन फेंग युआन तो गायब है, हम जानते हैं वो नॉर्थर्न प्लेन्स में है ही नहीं, वो साउथर्न बॉर्डर में अपना अलग काम कर रहा है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो यहाँ पे। अभी देखते हैं डिफाई। डिफाई सैडोसैट का अंडरग्राउंड ग्रुप था। हेवनली कोर्ट और 3 ग्रेट एशियन सेक्ट ने मिलकर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। कोई ब्लड पाथ इमॉर्टल्स, मतलब कई ब्लड पाथ इमॉर्टल्स मर गए थे। कोई बोल दिया, सॉरी, कई, बहुत सारे। और कुछ को स्लेव बना लिया गया था। अब आधे महीने बाद वुडूशी का लास्ट मोमेंट देखते हैं। वुडूशी ने अपने डेथ बेड पे वू योंग और सुप्रीम एल्डर्स को बुलाया। वुडूशी कहती है, मेरे लाइफ में 3 रिग्रेट्स हैं। पहला, 7 फियर्स गॉर्ज घोस्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। हम्म, दूसरा, इनफ ड्राई क्लियर क्यूआई नहीं मिला ताकि 8 फेस्ड वाइंड को रिफाइन कर सकूं। और लास्ट और आखिरी, और और अपने बेटे यी हे को भी नहीं देख पाई। साइलेंस, पूरे रूम में बस साइलेंस, सांस की आवाज नहीं आ रही थी। बूडूशी कहती है, मैं उसके फादर से नफरत नहीं करती और गुस्सा उस बच्चे पर निकाल दिया। हाँ, वो इनोसेंट था और मैं गलत थी। उसने वू योंग को बुलाया और तुरंत ही पर्दा हटाकर आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। वो ऋषि मुस्कुराकर कहती है, योंगर तू अच्छा बेटा है, मैं खुश हूँ। वो योंग रो पड़ा, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ऋषि कहती है, मैं वो क्लैन तुझे दे रही हूँ, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। वो योंग रोते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जीती रहिए। वो ऋषि कहती है, पागल बच्चे, सबको मरना पड़ता है, इवन इमॉर्टल वनरेबल्स को भी मरना पड़ता है। इमॉर्टल वनरेबल्स भी नहीं बचते। उसके वर्ड्स के साथ ही उसके इमॉर्टल गो अपने आप ही फ्लाई हुए और वो योंग के पास चले गए। ट्रांसफर बड़ा स्मूथ था, ऑरा धीरे धीरे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ। वो ऋषि भाई खिड़की के बाहर देखा, सनलाइट रूम में गिर रही थी। उसने एक यंग वर्जन ऑफ हर सेल्फ को बाहर देखा और मुस्कुराई, वो भी और ये भी, और कॉन्फिडेंट थी। वो ऋषि हल्के से हंसते हुए कहती है, वो डोशी। उसकी बॉडी व्हाइट लाइट में ग्लो करने लगा, काउंटलेस व्हाइट स्पार्कस एयर में बिखर गए। एक मोमेंट पे बेड खाली था और साउथर्न बॉर्डर की सबसे पावरफुल रैंक 8 गुई मॉडल वो डोशी दुनिया से गायब हो चुकी थी। वो क्लाइंट्स के जितने भी एल्डर्स थे सब चिल्ला रहे थे, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, फर्स्ट एल्डर, फर्स्ट एल्डर। पूरे घर में रोना धोना दर्द भर गया था। वो योंग घुटनों पे था, स्टैचू एकदम बन गया था, जैसे एकदम कुछ बचा ही नहीं हो जान उसके अंदर, एकदम वैसे ही बैठा रह गया। लंबे वक्त के बाद उसने सर उठाया, आंखें खोली और भाई कोल्ड एक्सप्रेशन था, एकदम कोल्ड। वो योंग कहता है, सब अपने आंसू रोको, मतलब मदर अभी चली गई हैं, पर वो क्लैन की ग्लोरी तो वैसी है ना, साउथर्न बॉर्डर को कवर करते रहेंगे, ठीक है। वू क्लैन का नाम हमेशा ऊँचा रहेगा। लेकिन यार वो क्लैन को मारो गोली, पहले इनको हटाओ। ताई क्लैन याद है तुम्हें? ताई क्लैन, जब फेंगिवान थ्री किंग्स ब्लेसलैंड में था, मतलब वो आर्क चल रही थी थ्री किंग्स ब्लेसलैंड की, वहाँ गया था तो ताई क्लैन ने कैसे उंगली करी थी, उसको चेन में फंसा दिया था, ये करा था, वो करा था, इतने कांड करे थे। क्या बोला था उस बेटी ने, क्या नाम था यार, ताई रुओनेन था ना उसका नाम, और डिवाइन इन्वेस्टिगेटर तो पेला गया, वो तो खत्म। ताई रुओनेन का भी कुछ ऐसे ही हाल था। उसके एल्डर्स ने क्या बोला था, इसको मारेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे बदला लेंगे। मैं तो देख रहा हूँ कि फेंगिवान का जब पता चलेगा उन्हें तो क्या हालत होगी उनकी, कैसा रिएक्शन होगा, मजा आ जाएगा। और पता तो चलना ही है, देखो कभी भी क्या होता है ना, फेंगिवान की एंड में जाके आइडेंटिटी रिवील हो ही जाती है, सबसे एंड में नहीं, बीच में भी कभी कभी आइडेंटिटी उसकी रिवील हो ही जाती है। और जब आइडेंटिटी रिवील होती है ना, तो भले उसके सामने रिएक्शन नहीं आते, लेकिन फेंगिवान कहीं और निकल जाता है, लेकिन रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, तो मजा तो आएगा ही।
अब सीन कंटिन्यू होता है, वो सब रोना-धोना चालू था। तब रोना-धोना बंद होता है क्योंकि भाई ने बोल दिया था, सब सुप्रीम एल्डर जितने भी थे रोना-धोना बंद करते हैं। वू योंग जो भी वो पर्दा-वर्दा था हटाकर बाहर आता है। सब एल्डर्स तुरंत ही रिस्पेक्ट से हेड झुका देते हैं। एल्डर्स एक साथ कहते हैं, "वी पे रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट सुप्रीम एल्डर" क्योंकि भाई ये पहले सेकंड था, लेकिन अब माँ गई तो भाई ये बन गया फर्स्ट। अब वू डोशी मर चुकी थी और उसका बेटा वू योंग जो कि रैंक 8 गो इमॉर्टल ऑफिशियली वू क्लैन का न्यू लीडर बन गया था। ये न्यूज़ पूरी साउथर्न बॉर्डर में लाइटनिंग स्पीड से फैल गई। सब लोग शॉक में थे। वो क्लैन का मतलब वो क्लैन के पास अब एक रैंक 8 बचा है। क्या वो अभी भी नंबर 1 रहेगा? और लोगों के मन में एक ही र्यूमर था। वू योंग ने अपने हाफ ब्रदर वू यी को खुद ही मारा है। ये र्यूमर अब भाई वाइल्ड फायर बन गया, हर तरफ फैल गया। सीन यहाँ पे चेंज होता है क्विंग यांग माउंटेन पर। क्विंग ये जो क्विंग यांग माउंटेन है, क्विंग माओ नहीं, ठीक है? क्विंग यांग माउंटेन और क्याओ क्लैन हेडक्वार्टर। 2 इमॉर्टल्स माउंटेन के टॉप पे खड़े थे। हवा में उनके कपड़े भाई एकदम लहरा रहे थे। यहाँ पे क्याओ क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर कहता है, "वो डूशी तो गई भाई और वू योंग अब रूमर्स में डूबा हुआ है। ये हमारे लिए परफेक्ट चांस है। सब हमें वू क्लैन के डॉग समझते हैं, पर हम अपने आप को प्रूव करेंगे और हमारे पास मैरिज अलायंस का एक्सक्यूज़ भी है।" साथ ही खड़ी थी एक ब्यूटीफुल इमॉर्टल गर्ल, क्याओ शी लियू साउथर्न बॉर्डर की टॉप 3 फेरीज़ में से एक आती थी। क्याओ शी लियू कहती है, "पर वू योंग सिंपल नहीं लगता, वो रैंक 8 है, डेंजरस भी है।" फर्स्ट एल्डर कहता है यहाँ पे मुस्कुराते हुए, "रिलैक्स यार, तुझे उससे शादी थोड़ी ना करनी है।" तो क्याओ शी ल्यू कन्फ्यूज़ थी, कहती है तो फिर किससे करनी है मुझे शादी? फर्स्ट एल्डर कहता है, वू यी हे से करनी है तुझे शादी। क्याओ शी ल्यू एकदम शॉक, कहती है, "क्या वो तो मर गया है ना, तो मैं उससे करूँगी कैसे?" फर्स्ट एल्डर थोड़ा हँसते हुए कहता है, "नहीं, वो कुछ दिन पहले हमसे कॉन्टैक्ट में आया था, उसने बात करी है हमसे।" 7 दिन पहले का सीन देखते हैं कि क्या बात हुई थी। डिवाइन वाइंड माउंटेन, वू क्लैन फर्नल सीन देखते हैं, सब बड़ी-बड़ी राइटर्स और डेमोनिक फोर्सेस इनवाइट की गई थी। सेरेमनी चल रही थी, तभी वू योंग आया। भाई यहाँ पे आता है वूयोंग, लीडर वही वूयोंग था। वूयोंग कहता है, "गार्ड्स पकड़ो इस ट्रेटर को।" सब एकदम शॉक्ड। शू ताओ एकदम भाई हक्का-बक्का, कहता है, "मास्टर मैं तो आपका लॉयल सर्वेंट हूँ।" वूयोंग थोड़ा-सा ड्रामेटिक टोन में कहता है, "लॉयल? तुमने ही तो मेरे भाई के ट्रैवल रूट को लीक करा था ना, उसकी मौत तुम जैसे गद्दारों की वजह से हुई है।" देख रहे हो कितना खतरनाक सीन है? इस भाई ने उसे ही फँसा दिया। ये भी तो ट्रस्ट कर बैठा इतना ज़्यादा, सही बात है। उसने फेक आँसू बहा दिए और एक बंडल एविडेंस फेंक दिया। प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि शू ताओ कुछ बोल ही नहीं पाया। सबको लगा वू योंग इनोसेंट है और ये बात मुझे लग रहा है वू योंग ने राजनीति के लिए यहाँ पे खतरनाक वाली पॉलिटिक्स उसने अपने आप को सही प्रूव करने के लिए क्योंकि रूमर्स फैल रहे थे उसके खिलाफ, तो भाई ने इमेज क्लियर करने के लिए अपने ही सर्वेंट पे इल्ज़ाम लगा दिया और उसने अपने भाई के किलर को पनिश करने के लिए इमेज क्लीन कर दी अपनी। वू योंग अंदर से सोचता हुआ कहता है, "टुडे आई विन एवरीथिंग" यानी मेरी इमेज भी क्लियर हो गई, सब जीत गया मैं। फिर लाउड वॉइस में बोला, "ड्रैग हिम अवे" यानी खींच के लाओ इसे। पूरे हॉल में साइलेंस था, सब एकदम शॉक थे। राइटियस और डेमोनिक दोनों तरफ के इमॉर्टल भाई अनईज़ी फील कर रहे थे। लेकिन तभी क्याओ क्लैन का फर्स्ट एल्डर खड़ा हुआ। वो कहता है, "लॉर्ड वू योंग, एक खुशखबरी है। आपका भाई वू यी हे मरा नहीं है, वो ज़िंदा है। मेरे क्याओ क्लैन की मदद से यहाँ आ चुका है।" मुझे लगा यहाँ पे अभी पिछले टाइम का सीन दिखाएँगे कि 7 दिन पहले क्या हुआ था, लेकिन ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। इतनी बात होते ही यहाँ पे फेंग युआन क्याओ क्लैन के इमॉर्टल्स के बीच से सीधा आगे निकला। सबकी नज़र एकदम उस पर टिक गई। वो क्लैन के एल्डर्स एकदम शॉक में थे। कहते, "दे रियली लुक लाइक" मतलब ये एक से दिखते हैं। उसका फेस बिल्कुल वू डिशी जैसा था। ये उसका बिगेस्ट एडवांटेज था। वो योंग अपने फादर जैसा प्लेन था और अपने वू यी हे यानी फेंग युआन टॉल, शार्प और हीरोइक लग रहा था। बिल्कुल स्पेयर जैसा स्काई को पियर्स करने वाली शक्ल थी भाई की। सीधा बोला जाए तो हैंडसम और खतरनाक। एक्चुअली ये सब फेंग युआन का इमॉर्टल किलर मूव था, फेमिलियर फेस का इफेक्ट, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था। सब इमॉर्टल्स भाई डिसीव में आ गए, पागल बन गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि वो एक इम्पोस्टर है। वो क्लैन के लोग भी पहली बार वू यी हे को देख रहे थे और उन्हें वो पसंद भी आया क्योंकि वो उनकी लीडर यानी जो मर चुकी लीडर वू डीशी जैसा लग रहा था। इस परफेक्ट टाइमिंग पे फेंग युआन ने एंट्री मारी। क्लैन के लोग इमोशनल थे और उनके सेंटिमेंट्स का फायदा उठाना यहाँ पे बनता था। फेंग युआन अंदर से सोचता हुआ कहता है, "फर्स्ट स्टेप तो डन है, अब मुझे वू क्लैन का ट्रस्ट चाहिए। उसके लिए मुझे वू योंग का मतलब थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। वू योंग मुझे अपना माने तब।" वू योंग अंदर से अपसेट था, कहता है उसने देखा फेंग युआन को और क्याओ क्लैन के साथ आया, उसका प्लान हिल गया। दिल में एकदम छुपी नफ़रत सी जाग गई कि अब ये कैसे ज़िंदा है? वो कहता है, "क्यों?" क्योंकि वो ये है बिल्कुल वू ऋषि जैसा लगता है और वो यंग पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के शैडो में रहा। वो चाहता था कि खुद स्ट्रॉन्ग बने, पर हमेशा उसकी ग्रेटनेस के नीचे दबा रहा। जब वो डूशी मरी, दुःख के साथ दिल में एक छुपा हुआ रिलीफ था उसे कि चलो अब मैं किसी की शैडो में नहीं, अब मैं खुद अपना नाम बनाऊँगा। लेकिन
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसकी भाई की एंट्री हो गई और अब फेंग युआन यानी वो ही है, सामने आ चुका है, उसका स्टेप ब्रदर और उसकी पुरानी मतलब एकदम वो जो शैडो है वो वापस आ गई। फेंग युआन अंदर से सोचता हुआ कहता है, उसकी हॉस्टिलिटी क्लियर है, यानी भाई वो मेरे खिलाफ अच्छी चीज़ें तो नहीं रख रहा है, मुझे कामली हैंडल करना होगा। वो रिस्पेक्टफुली झुक गया। फेंग युआन कहता है, वो ही है, अपने भाई को रिस्पेक्ट करता है। वू योंग डाउटफुली कहता है, क्या तुम वाक़ई मेरे भाई हो? फेस तो मतलब तुम्हारा माँ जैसा है, पर तुम्हारी आइज़ ब्लू है, ये कलर साउथर्न बॉर्डर में नहीं मिलता। वू योंग इनडायरेक्टली उसकी आइडेंटिटी पे डाउट कर रहा था। फेंग युआन सीरियस टोन में कहता है, ब्रदर, पहले मेरी आइज़ ब्लॉक थी, पर कल्टीवेशन एक्सीडेंट में चेंज हो गई। मैं मदर के कहने पे वापस आया हूँ। पर रास्ते में हम पे अटैक हुआ। अंकल ज़ैंग और ब्रदर लैंग मेरी प्रोटेक्शन में मारे गए। वू योंग अथॉरिटी टोन में कहता है, ज़ांग और लैंग ने क्लैन के लिए सैक्रिफाइस किया है। उन्हें ग्रैंड बेरियल मिलेगा। उनके डिसेंडेंट्स को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। फेंग युआन अंदर से मुस्कुराते हुए कहता है, ये बंदा इमेज बनाना नहीं छोड़ता, यानी यहाँ पे भी अपना नाम बना रहा है। पर नोटिस करो, उसने मेरी आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं करी थी। फिर फेंग युआन ने कामली बोला। फेंग युआन कहता है, ब्रदर, मैं माँ को रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। वही योंग की आईब्रोज टाइट हो गई। ये ट्रिकी पॉइंट था। अगर मना करता तो लोग बोलते वाह, अपने ही भाई से जल रहा है, वाह। और अगर मना नहीं करता तो लोग फेंग युआन को क्लैन मेंबर मान लेते कि अरे ये तो अपने क्लैन का बंदा है। वो योंग अंदर से कहता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन मेरे फेवर में नहीं लग रहा। वो योंग अंदर से सोचता हुआ कहता है, ये वू ही का आना सिर्फ प्रॉब्लम ही ला रहा है। क्याओ क्लैन के साथ आया है, मतलब डेंजर तो है। उसके दिमाग में एक प्लान बना, इसे वापस ईस्टर्न सी भेज दो, थोड़ा रिसोर्स लग जाएगा, चलेगा, लेकिन ये यहाँ से चला तो जाएगा। थोड़ा बहुत इसे दे वे के निकालो यहाँ से। उसका प्लान ये चल रहा था, यानी अब इसको निकालना चाह रहा है। लेकिन फेंग युआन को हम जानते हैं, इतनी आराम से तो जाएगा नहीं। फिर एक और सोच आई, या फिर सीधा खत्म ही कर दूँ। पहले माँ थी इसलिए कंट्रोल करना पड़ा, अब फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तो मैं ही हूँ, मेरी टेरिटरी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आराम से एक फेक प्रूफ बना के इसको एलिमिनेट कर दूँगा। उसके अंदर किलिंग इंटेंट उभर आया। वो बोलने ही वाला था कि फर्स्ट सुप्रीम एल्डर इंटरप्ट करते हुए कहता है, तो सॉरी, फर्स्ट सुप्रीम तो यही था, कोई एक और सुप्रीम एल्डर होगा इसके क्लैन का, वो इंटरप्ट कर देता है। बीच में से उँगली करते हुए कहता है, मतलब माफ़ करिएगा, पर हमें सेकंड यंग मास्टर की आइडेंटिटी कन्फर्म नहीं की है। मैं डाउट नहीं कर रहा, पर रूल के हिसाब से ज़रूरी है। वू योंग की भाई आईब्रोज टाइट हो गई। उसने देखा कि ये बोलने वाला थर्ड सुप्रीम एल्डर वू क्याओ था। फेंग युआन नज़र से सोचता हुआ कहता है, अच्छा हुआ मैंने क्याओ क्लैन से टाई अप किया, पर ये तो सोचा भी नहीं था कि उसका इन्फ्लुएंस वो क्लैन में इतना अंदर तक होगा। फ्लैशबैक दिखाया जाता है फेंग युआन और क्लाओ क्लैन का सीक्रेट प्लान, यानी अब दिखाया जा रहा है उसके बीच क्या बात हुई थी कि जो यहाँ पे सब सीन बन रहा है। क्याओ क्लैन का फर्स्ट एल्डर कहता है, फर्नल के टाइम अगर हम एंट्री मारे तो वू योंग कुछ नहीं कर पाएगा। उस वक्त वो हमला भी नहीं कर सकता, पब्लिक के सामने होगा। फेंग युआन मुस्कुराते हुए कहता है, एग्जैक्टली, अगर मैं माँ को रिस्पेक्ट देने की रिक्वेस्ट करूँ तो वो मना नहीं कर सकता, उसकी इमेज बिगड़ जाएगी। क्याओ एल्डर हंस पड़ा, कहते हैं, ब्रिलियंट है, और ऐसे सबके सामने लाइनेज एक्नॉलेज हो जाएगी, यानी विश्वास हो जाएगा बंदों को कि मैं वही हूँ। और वो योंग एक तरीके से डिसएग्री करे भी तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। फेंग योंग सीरियसली आगे कहता है, इसका टाइमिंग सिर्फ फर्नल पे ही सही रहेगा, बाद में चांस मिलना तो रिस्क ज़्यादा होगा। तो क्याओ एल्डर कहता है, डोंट वरी, मैं उस वक़्त को मैं बोल दूँगा। फेंग युआन हेड शेक करते हुए कहता है, नहीं, तुम आउटसाइडर हो, अगर तुमने बोला तो बात बिगड़ जाएगी। मुझे एक ऐसा सुप्रीम एल्डर चाहिए जो वो क्लैन के अंदर हो, वो कुछ ऐसा बोले कि अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करो, तब मैं कुछ कर सकता हूँ, तब बढ़िया भी रहेगा। तुम बोलोगे तो दिक्कत है। जो ओपनली सजेशन दे रहा था सिचुएशन को लाइनेज एक्नॉलेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्याओ एल्डर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हुए कहता है, ये थोड़ा मुश्किल होगा यार कि मैं बोलूँ। फेंग युआन कहता है, यहाँ पे सुप्रीम एल्डर को स्टेटस और फर्म एटीट्यूड चाहिए, मुझे ऐसा कोई। वू योंग शायद साइड लेगा, जैसे एक्टिंग जैसे मैं ऑलरेडी उसका भाई हूँ। इसलिए जो चूज़ करेंगे वो रैंक 8 गो इमॉर्टल के प्रेशर को हैंडल कर सके, ऐसा होना चाहिए कोई। तो क्याओ एल्डर कहता है, ये काफ़ी टफ है, मैं मतलब कैसे करूँगा? मतलब इसका कहने का मतलब मैं से ये है कि किसी को भेजना पड़ेगा ना तभी। वू योंग रैंक 8 और फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है, माँ का इमॉर्टल वो भी उसको ही मिला है। फेंग युआन कोल्ड टोन में कहता है, क्याओ क्लैन में ऐसा बंदा नहीं है क्या? अगर नहीं तो एम्बिशियस क्यों रखते हो इतना? क्या रख रहे हो? छोड़ो, हटाओ, निकलो यहाँ से तुम। मैं वो ही है, अगर क्लैन के साथ कोऑपरेट नहीं करूँगा तो देख लो। क्याओ एल्डर थोड़ा-सा इंटरनली कहता है, इंटरेस्टिंग, जैसे माँ का बेटा ही है। फाइनली बोला, मैं आपका आइडिया मतलब चलेगा, ठीक है, यही करते हैं। अब फर्नल वाला दिन था, वो ये है, फेंग युआन अब के भेष में अपीयर हुआ, सब कोई इमॉर्टल भाई क्वाइटली वॉच कर रहे थे। वो क्याओ थर्ड एल्डर, एमपी एक तरीके से होता है ना, थोड़ा-सा इसी इवेंट का होस्ट बन गया था, वो योंग और दूसरे को इंटरफेयर ना करे, ऐसा हो गया था। तो
वो क्या वो कहता है ये रैंक 7 ब्लड पाथ इमॉर्टल गो ब्लड लाइन सेकंड यंग मास्टर की आइडेंटिटी क्लेरिफाई करने के लिए है, मैं दे रहा हूँ। ये प्रेजेंट टाइम का सीन चल रहा था, जब यहाँ पे अब आगे क्या बात हुई है वो चल रहा है। फेंगयू अंदर से सोचता हुआ कहता है थैंकफुली ब्लड एसेट इमॉर्टल गो रिकवर हो गया, फेमिलियर फेस में ऐड कर दिया। रैंक 7 है, रैंक 8 होता तो रिस्क ज़्यादा होता, लेकिन रैंक 7 है, काम चल जाएगा। फेंगयुआन एक ड्रॉप ब्लड दिया, ब्लड लाइन चेक हुआ और पास निकल गया। वो क्या कहता है हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन पूछे और कुछ ट्रैप्स पर फेंगयुआन सोल सर्च के बेसिस पर सब कुछ सॉल्व कर गया। वो क्या कहता है लेडी वू शुडी पास अवे हो गई और सोल और बॉन्स चेकअप स्किप करते हैं। फेंगयुआन रिलीव था। तो फेंगयुआन अंदर से सोचता हुआ कहता है माँ का बॉडी पूरे लाइट में डिसिपेट हुआ है, कोई ट्रेस नहीं है, परफेक्ट है। वो क्या कहता है लाइफ टैबलेट गू और सोल लार्टेन गू दिया, फेंगयुआन ने रिफाइन करा और सिंबल ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिल गया वो क्लैन का। यानी भाई अब बन चुका है वो क्लैन का बंदा। आगे फेंगयुआन ने वू डूसी को रिस्पेक्ट दिया और बहुत इमोशनल क्राई करा, एक्टिंग टॉप नॉच थी भाई की। और फर्नल के बाद मतलब जितना भी फर्नल चल रहा था, जितना भी ये सब मातम वातम हुआ, फेंगयुआन ने वो क्लैन के कई गू इमोटस से इंटरेक्ट करा, सिर्फ टी और थोड़ी सी बातें करी, बेनिफिट सूट्स थे, सब कुछ अपना करा, बात चली। गू इमोटस जो थे कहते हैं स्पार करना चाहते हैं, पर फेंगयुआन ने सब रिजेक्ट कर दिए। स्टेटस अब सब हाई था, रैंक 7 कल्टीवेशन भाई ऑफ वू योंग, रैंक 8 फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का भाई है ये। सरफेस पे ब्लड लाइन ने बॉन्ड दिखाया, रियल माइंड्स तो अलग अलग थे, क्योंकि हम जानते हैं पहला भाई तो इसको मारना चाहता है। 7 दिन बाद जब फेनरल था खत्म हुआ, फेंगयुआन वो क्लैन के साथ गेस्ट को सी ऑफ कर रहा था जैसे इंपॉर्टेंट मेंबर हो। साउथर्न बॉर्डर के गोइमोटस ने फेंगयुआन को याद रखा, लोग सोचते हैं कि उसको लाइटली मत लेना, ब्लड रिलेशन की वजह से रिस्पेक्ट है। वो ये है का नाम साउथर्न बॉर्डर में स्प्रेड हुआ, सब नहीं जानते थे पर काफी लोग अवेयर हो गए कि चलो कोई नया आ गया है। बियर माउंटेन असाइनमेंट अब देखते हैं। 3 दिन बाद डाउन फेंगयुआन बियर माउंटेन के पीक पर सनराइज देख रहा था। वू क्लैन ने बियर माउंटेन फेंगयुआन को दिया था, अब ये वू ये का टेरिटरी था। रोल नहीं दिया, सब सुप्रीम एल्डर्स थे। वू योंग फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और सब अलग अलग अथॉरिटी रखते थे। क्याओ क्लैन एल्डर थोड़े से मतलब एंजाइटी में थे, क्योंकि उनका प्लान था फेंगयुआन को वू क्लैन में पावर देना, क्याओ क्लैन के लिए बेनिफिट सिक्योर करना। फेंगयुआन प्रिटेंड कर रहा था जैसे सनराइज देख रहा हो, एक्चुअली जायंट ड्रीम रेलम और सुपर गू फॉर्मेशन प्लान कर रहा था, और कैसे मतलब अटेनमेंट लेवल राइज किया जाए उस सबको सोच रहा था। इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल को आया, वो योंग का समन लाया था। फेंगयुआन फुली क्लैन में एक तरीके से एसिमिलेट हो गया था। वो योंग अब लाइफ डैमेज नहीं कर सकता था। वो योंग आगे कहता है यू आर माई यंगर ब्रदर, जस्ट रिटर्न। और क्लैन के रूल के हिसाब से रैंक 6 न्यूली एडवांस्ड गो इमॉर्टल 2 इमॉर्टल को चूज कर सकता है। रैंक 6 के लिए रैंक 6 इमॉर्टल गो, रैंक 7 के लिए रैंक 7 इमॉर्टल गो। ये इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल को लेके क्लैंस ट्रेजरी जाओ और अपने 2 इमॉर्टल्स को चूज कर लो। ये शायद बताया गया था फेंगयुआन के लिए कि जा जाके अपने इमॉर्टल को चूज कर ले, झट उड़। इतना नफरत करता है भाई ये इससे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा नफरत किस बात की। इसको वो इमॉर्टल गो चाहिए थे इसकी माँ के, और इसकी माँ के वाले गू इसको मिल नहीं रहे थे, तो ये बंदा नफरत करता था। लेकिन अब तो मिल गए ना भाई, गू मिल गए, लीडरशिप मिल गई, और क्या चाहिए। अभी भी इसका मुंह बना हुआ है, पता नहीं क्या है इसको। अब फेंगयुआन को दिखाते हैं। फेंगयुआन के पास भाई इमॉर्टल गो की कमी तो थी नहीं। रैंक 6 को क्या बोले भाई, इतने पढ़े हैं कि क्या बोलूं, बहुत पढ़े हैं रैंक 6 वाले गो, आराम से मिल सकते हैं उसे रैंक 6। रैंक 7 उसके पास खुद से बहुत सारे पड़े हैं। रैंक 8 एटीट्यूड गू है, ईयर्स फ्लो लाइक अ वाटर है, विजडम स्वॉर्ड है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीट्यूड गू है। विजडम स्वॉर्ड रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस चाहिए, इसलिए वो यूज नहीं करता। दूसरा ईयर फ्लो लाइक अ वाटर इमोरियल ईयर बीस्ट अट्रैक्ट करता है, इसलिए यूज नहीं करता। फेंगयुआन के पास वो योंग से ज्यादा रैंक 8 गू था। इवन रैंक 9 विजडम गू भी था, ऑफिशियली उसका नहीं था लेकिन था उसके पास। ट्रेजरी में बहुत सारे पावरफुल गू थे, पर सबसे जरूरी चीज था अभी ड्रीम रेलम। ड्रीम रेलम क्या है, अनरावल ड्रीम से अटेनमेंट रैपिडली बूस्ट किया जा सकता है। यानी किसी भी कोई भी जैसे होता है ना, उसका अटेनमेंट लेवल कैसे पहले बढ़ रहा था, रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग मिलती थी तो अटेनमेंट लेवल बढ़ता था। और अगर वैसे नहीं बढ़ रहा था, दूसरा तरीका है ड्रीम रेलम। ड्रीम रेलम के अंदर जाओ, किसी भी चीज के ड्रीम का एक्सपीरियंस करो, उस एक्सपीरियंस को लेके तुम्हारा अटेनमेंट लेवल मास्टर से ग्रैंड मास्टर हो जाएगा, है ना, बढ़िया। उससे भी आगे ग्रेट ग्रैंड मास्टर, सुप्रीम मास्टर। सुप्रीम मास्टर तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक तो हमें पता है, सबसे ऊपर सुप्रीम मास्टर है। आगे देखते हैं हायर अटेनमेंट लेवल क्या होगा। ज्यादा इमॉर्टल प्राइमेसी एनेक्स कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, और ज्यादा पावर बढ़ेगी। अभी रेस्ट्रिक्टेड था, रैंक 7 लेवल पे ज्यादा प्राइमेसी एनेक्स नहीं कर सकता था। सिंगल रीजन, मोस्टली रैंक 6 और फ्यू रैंक 7 और रैंक 8 तो भाई पीक 1 थे। फेंगयुआन सिर्फ रैंक 6 और रैंक 7 ही एनेक्स कर सकता था। और अभी अभी के टाइम में एनेक्स करके कल्टीवेशन राइज किया रहा था, तो लक भी काम आया था।
रैंक 7 के बाद रैंक 6 एनेक्स करना माइनर इफेक्ट देता था। सिर्फ ज़्यादा स्पीड तब बूस्ट होती थी जब बंदा रैंक 7 का एब्ज़ॉर्ब करे। और लकी हुआ कि रैंक 7 ब्लड पाथ को पास किया, रैंक 8 में शायद फेल हो जाता, इसलिए। यानी ब्लड पाथ वाला वही गू जिससे उसका ब्लड चेक हुआ तो सेम ब्लड आया कि अरे ये उसका ही है। अब देखते हैं ट्रेजरी में सिलेक्शन। फेंगयुआ ने ट्रेजरी नहीं गया, बोला आई नो व्हाट आई वांट। नेम बताया, एक रैंक 6 वू और एक रैंक 7 वू। वू योंग सरप्राइज था पर प्रिटेंड किया ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ गू फॉर्मेशन श्योर। फेंगयुआन कहता नो हेजिटेशन। रीजन ये था कि ये दोनों सुपर गू फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल थे। अगर फेंगयुआन ओनर बना तो बिगेस्ट से मतलब उसका फॉर्मेशन का हो जाएगा हिस्सा। फेंगयुआन सिंसियरली कहता है ईस्टर्न सी से आया हूँ, लोन कल्टीवेटर हूँ, स्ट्रगल समझता हूँ। वो क्लैन में आया, ड्रीम रेलम वहाँ कल्टीवेट करना है, सपोर्ट चाहिए, रिसोर्स भी चाहिए पड़ेंगे। ब्लड लाइन है और ब्रदर वुडीशी का विश भी फुलफिल करना है, तो बहुत चीज़ है। तो वू योंग का रिएक्शन ये था, वो योंग मूव हुआ, फेंगयुआन के शोल्डर पे ग्रैब करा, कहा कि ब्रदर, माय ब्रदर, यू आर अ माय ब्रदर, सेम ब्रदर। अरे क्या-क्या बोले जा रहा है ये। और फिर फेंगयुआन की मतलब जितना भी उसने स्ट्रगल करे थे उन सबको सुना तो उसे प्रेज़ भी करा कि अरे बहुत बढ़िया। लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ। वू योंग कहता है मैं एग्री तो करूँगा ये सब गू देने से, मतलब ये जो तुमने 2 गू माँगी है ये तो दे तो दूँगा, लेकिन मैं बता तो दिया था ऐसे तुम्हें कि ये दोनों गू है ना ये फॉर्मेशन के पार्ट हैं। मैं तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम माँग रहे हो जो तुमने स्टोरी बताई, अपनी स्ट्रगल बताई उसके हिसाब से तो मैं दे तो दूँ। लेकिन एक एग्रीमेंट है और डोंट फॉरगेट योर वर्ड्स, ठीक है? तो फेंगयुआन कहता है आई वोंट फॉरगेट। आई विल सपोर्ट यू फुली और वोंट एक्ट अलोन और इंटैक्ट एक्सेसिवली विद द वो क्लैन गो इमॉर्टल। यानी जैसे होगा मैं अच्छे से इंटैक्ट करूँगा, अच्छे से सब कुछ बोलूँगा नहीं, जैसा तुम बोलोगे वैसे करूँगा, फुल सपोर्ट एकदम, भाईचारा एकदम दिखा रहा है भाई अपना। वो योंग कहता है यू वोंट लेट मी डाउन, आई मतलब अगर तुम मेरे को तुम बस मत करना यार, तो क्योंकि तुम करोगे तो फिर देख लो, समझ जाओ, धमकी देने की भाई कह रहा है। तुम मुझे मत डाउन करो, मैं तुम्हें डाउन नहीं करूँगा, वरना अगर ऐसा होता है तो समझ ही रहे हो फिर। आगे इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया और फेंगयुआन हॉल से निकल कर चला गया। आगे दिखाया जाता है फाइनली ये सोच रहा था अपना फेंगयुआन कि अब वो सुपर ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर जा सकता है, ओपनली एक्सप्लोर कर सकता है ड्रीम रेलम को। उसके दिल का एक्साइटमेंट अब भाई समाया जा नहीं रहा था, एकदम भाई फूले नहीं समा रहा था, भाई एकदम खुश था। वू योंग अपनी सीट पर बैठा और गहरी नज़र के साथ वू योंग कहता है मेरा छोटा भाई जानता है क्या बेस्ट है उसके लिए, करंट सिचुएशन क्लियर है उसके लिए, नॉट बैड भाई, नॉट इन नीड। और वू योंग कहता है उसने इमॉर्टल को इनहेरिटेंस का जिक्र नहीं किया, खुद ही वो क्लैन का हेडक्वार्टर छोड़ने का बोला। उसकी एब्सेंस में मैं क्लैन को जल्दी कंट्रोल कर पाऊँगा। वू योंग कहता है ड्रीम रेलम भी यूज़लेस है। करंट मेथड में ट्रेज़र को डिग नहीं कर सकते। अगर वो सुपर ग्रुप फॉर्मेशन में क्विकली गार्ड करे और पीसफुली कल्टीवेट करे, वो क्लैन में अथॉरिटी ना गेन करे तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं उसको और ज़्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स दूँ तो बहुत बढ़िया। वू योंग कहता है ड्रीम रेलम अभी ऐसा है पर फ्यूचर में अनसर्टेन है, यानी कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। आफ्टर ऑल ये प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ 3 ग्रेट इमॉर्टल वनरेबल्स की है, वो भी ड्रीम रेलम वाली। हाँ, छोटे भाई के एम्बिशियस छोटे नहीं हैं। वो यूँ कहता है पर जैसे उसने कहा किसको मतलब किसको एम्बिशियस नहीं होता, हर कोई एम्बिशियस तो रखता ही है, हर किसी का सपना, हर किसी के एम्बिशियस तो होते ही हैं। एम्बिशियस स्कैरी नहीं है, स्कैरी तब है जब एम्बिशियस इतना बड़ा हो कि अपने लिमिट्स को रिकॉग्नाइज़ ही ना करे और स्टूपिड काम करो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्याओ क्लैन। ऐसे कहता है। यानी हमें इतना तो पता चल गया कि इनके एग्रीमेंट में क्या हुआ होगा। फेंगयुआन ने बोला होगा कि भाई मुझे कुछ मत दे तू रख अपने पास क्लैन, तू रख अपनी मतलब माँ की इनहेरिटेंस, वो 2 गू जो तेरे को माँ से मिले वो तो अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है माँ मुझे दे रही थी लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तू अपने पास रख अपना क्लैन, अपने गू, बस मुझे 2 चीज़ें दे दे। जो मैंने ये जो गू माँगे हैं ना, ये 2 गू ये मुझे दे दे और साथ में मुझे इतनी इजाज़त दे दे कि मैं उस ड्रीम रेलम के अंदर जाऊँ, वहाँ बैठ के पीसफुली कल्टीवेट करूँ और जब कल्टीवेशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगा, मैं नहीं रुकूँगा। ये सब भाई ने बातें बोली तो भाई एकदम खुश हो गया। अपना वूयोंग एकदम खुश किया, अरे जो मैं चाह रहा था ये तो अपने आप ही बोल रहा है, बहुत बढ़िया, सही है, मैं सब कुछ कंट्रोल में कर लूँगा जब तक ये बाहर रहेगा। सीन यहाँ पे दिखाया जाता है, शिफ्ट करा जाता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट स्पिरिट इंफिनिटी हाउस। ज़ाओ लियानुन ज़मीन पर स्टैच्यू की तरह घुटने के बल अभी भी बैठी है। भाई कसम से कितने चैप्टर गुज़र गए हैं, अभी तक घुटनों के बल ही बैठी है। अभी तक ये वांग जिन के मतलब क्या नाम है? वांग जिन नहीं, गलत बोल दिया मैंने। अरे यार! क्या नाम है फेंग जीजे की बेटी का? हुआंगर कहते हैं उसको, तो वही है उसकी बेटी के सामने। और हाउस एकदम शट था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। फेंग जिंग हुआंग, हाँ, फेंग जिंग हुआंग यहाँ नहीं थी। ज़ाओ लियानन जानती थी, फिर भी वो घुटनों के बल अभी भी बैठी थी।
क्योंकि ये उसकी ओनली होप थी, इसको ग्रैब करना ही, बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। अब ज़ाओ लियान उनके पैर नमनेस एकदम फ़ील कर रहे थे, भाई सुन्न पड़ गए थे। इतनी थक गई थी कैसे जैसे डेज़ीनेस फ़ील हो रही हो। पुरानी यादें फ्लैश हो रही थी। ग्रासलैंड, बडिंग, वाइल्ड फ्लावर। माँ उनगिन कहती है फ्लावर आपके लिए है, लेडी शाओयुन, और विमेन फ्लावर्स पसंद करती हैं। माँ उनगिन फ्लावर्स लेके खड़ा था और एकदम भाई स्माइल के साथ था। ये सब इसकी यादें की याद कर रही थी। ज़ाओ लियान कहती है इट स्टिंक्स, कौन से फ्लावर पिक किए हैं तुमने? ये स्मेली फ्लावर्स बस एनिमल फेस पे मतलब उन पे ही ग्रो होते हैं, उनको इधर जाके मुझे हटाओ, क्योंकि हम जानते हैं ज़ाओ लियान का नेचर कैसा था, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एकदम भाई वो दिखाते थे, लेकिन माओ गेन कितना उसे वो करता था। तो आगे देखते हैं, माओ गेन कहता है क्योंकि ये फेस मतलब इधर ग्रो होते हैं, मतलब ग्रो होते हैं इधर से उधर एनिमल के पास तो बदबू आते, तो ये ऐसा थोड़ी ना अच्छे हैं ये फ्लावर। ज़ाओ लियान ने एकदम भाई आई को रोल करती है और माओ गेन के पैर पे स्टेप मतलब पैर रखती है और कहती है गेट लॉस्ट फूल, फ्लावर क्यों ढूँढ रहे हो? यंग मास्टर को प्लीज़ कैसे करें, ये सब सोचो ना। उसको फँसाने का तरीका, ये सब पुरानी बातें याद होगा तुम्हें। नॉर्थर्न प्लेन्स की पुरानी बातें, इम्पीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट की, उस टाइम की बातें हैं ये। माहौंगीन कहता है आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। थैंक्स फॉर लेइंग फॉर मी, ओह सॉरी लाइंग फॉर मी, मतलब मेरे लिए झूठ बोलने के लिए, जो मैंने जूते चुराए उसके लिए, जितना भी था सब चीज़ों के लिए। पुराने सीन्स भैया फेड हो रहे थे। ज़ाओ लियानन को ये सारी चीज़ें दिख रही थी दोबारा से, जो हमने भी सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं। ज़ाओ लियानन कहती है बिग फूल, पर अब मैं क्या कर रही हूँ? आई ऑल्सो लुक लाइक अ फूल हैं। सोचा नहीं था कि कभी मैं ऐसे करूँगी, इतनी फूलिश हो जाऊँगी। तुम हमेशा फूलिश काम करती हो पर रिज़ल्ट ऑलवेज़ अच्छे निकलते हैं। लेकिन मैं तो तुम नहीं हूँ, पर यही मैं भी कर सकती हूँ, बस एक नॉर्मल इंसान जो हूँ। और भाई भाई रोई जा रही थी, ये कह रही थी कि जब भी तुम कोई काम करते थे, जैसे मा होंग्यून हम जानते हैं मा होंग्यून कुछ भी काम करता था, उसका फॉर्च्यून इतना अच्छा था कि सब अच्छा ही होता था एंड में जाके। तो ये वही कह रही है कि भाई तुम तो अच्छा ही काम करते थे, देखो तुम जो भी करते थे सब कुछ अच्छा ही होता था, देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो पागल ही लग रही हूँ अभी भी, और मैं क्या करूँगी? आफ्टर ऑल मैं आखिर में जाके एक नॉर्मल इंसान ही तो हूँ। और यही सब रोई जा रही थी, डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा था कि कितना मतलब बुरा लग रहा था। ज़ाओ लियानोन बस कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी क्या होता है ना, कुछ होता है, जब वो इतना रो रही थी डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा था, एक ब्लर्ड विज़न आता है, एक धुंधला-धुंधला सपन। ज़ाओ लियानोन ने देखा, कुछ अजीब-सा देखा, गो, रैंक 9, लव गो, वो ज़ाओ लियानोन के सामने उड़ रहा था।